नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट BHD LA 138 हिंदी साहित्य विविध विधाएं, इसी का इकाई 1 जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित कालजयी रचना पूस की रात पर आधारित है, इसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपके सिलेबस की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपको इन 6 टॉपिक को पढ़ना है, अर्थात आपको कहानी का सार ये देख लेना है, कथा वस्तु या फिर इसी को कथ्य कहते हैं, इसको देख लेना है, मुख्य चरित्र चित्रण इसको देखना है, परिवेश वर्णन को समझना है, संरचना शिल्प को देखना है और अंत में कहानी का प्रतिपाद्य इसको भी देखना है। तो सभी पॉइंट को अगर एक वीडियो में शामिल किया जाए तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो हम लोग करेंगे कि इस वीडियो में पहला 3 जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लास्ट तीनों जो पॉइंट है उसको कवर करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही कहानी का भी एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, आप चाहे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको BHD LA 138 के जितने भी पार्ट हैं तो सबका वीडियो मिल जाएगा। साथ ही इग्नू के बाकी जो सब्जेक्ट है और उसका जो भी कहानी है वो कहानी भी उस कहानी वाला चैनल में मिल जाएगा, तो चाहे तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख ले सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। तो पहले कहानी का सार समझ लेते हैं। आप जानते हैं इस कहानी में मुख्यतः 3 पात्र है। हल्कू जो कि एक सामान्य किसान है, मुन्नी जो कि उसका पत्नी है और एक जबरा नामक एक कुत्ता है। ठीक है, तो ये तीनों के ही इर्द गिर्द ये कहानी चलता है। मुख्य रूप से इसका जो मुख्य पात्र है तो ये आप हल्कू को कह सकते हैं। तो जिस समय ये कहानी लिखी गई थी उस समय किसानों की स्थिति काफ़ी भयावह थी। किसान महाजनों के चंगुल में फंसे रहते थे, इतना ज़्यादा उस पर दबाव होता था, इतना ज़्यादा उस पर कर्ज होता था कि अधिकतर किसान उस समय क्या है किसानी छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर हो रहे थे। पूस की रात नामक कहानी प्रेमचंद की एक यथार्थवादी कहानी है, अर्थात जो वास्तविकता है, रियलिटी है, उसी को दिखाया जाता है। इस कहानी को लिखने का उनका मुख्य उद्देश्य उस समय के सामाजिक व राजनीतिक यथार्थ का वर्णन करना था। देश में जमींदारी प्रथा थी, किसानों को जमीन का मालिक बनने का हक नहीं था। अंग्रेजी सरकार इन जमींदारों के द्वारा लगान वसूल करती थी। फसल चाहे अच्छी हो या खराब, सरकारी खजाने में लगान जमा करना आवश्यक था। सामाजिक बंधनों से बंधा हुआ किसान गरीबी से भी जकड़ा हुआ था। अशिक्षित थे परंतु ईमानदार थे। कड़ी मेहनत के बावजूद भी उन्हें 2 जून की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो पाती थी। किसान तन के कपड़े व भूख मिटाने की परवाह न करते हुए भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। फसलें इतनी अच्छी न होती थी और फसलें भी अच्छी नहीं होती थी, ऊपर से जमींदार द्वारा लूट मचाया जाता था। किसान को अपने 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। तो ऐसे हालत में जो भारतीय किसान थे, अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए उसे सूदखोरों के चंगुल में फंसना पड़ता था। सूदखोर मनमाना ब्याज वसूलते थे, हर तरफ शोषण ही शोषण लगा था। एक बार लिया हुआ कर्ज सारे जीवन भर वो उतार नहीं पाता था। प्रेमचंद द्वारा अनेकों कहानियाँ लिखी गई है जिसमें किसान समस्या को उठाया गया है। साथ ही उनके द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है गोदान, ये भी
किसान समस्या पर ही आधारित है। तो वो एक बार जो कर्ज लेते थे तो सारा जीवन उस कर्जा को उतार नहीं पाते थे, अर्थात इतना ज़्यादा ब्याज लिया जाता था और ये कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। प्रेमचंद की ही कहानी सवा सेर गेहूँ इसी प्रकार की कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि पिता द्वारा लिया गया कर्ज न तो वो चुका पाते हैं, न तो उसका बेटा चुका पाता है, और ये कर्ज क्या है, पीढ़ियों तक चलते रहता है। किसान अभावों की जिंदगी काटता है, सूदखोर जमींदार विलासिता का जीवन व्यतीत करते हैं। किसानों की अशिक्षा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। वे शोषण के कुचक्र में फंसे हुए थे। हल्कू, जो कि इस कहानी का नायक है, वो भी एक ऐसा ही अभागा किसान है जो अपनी अशिक्षा और गरीबी के कारण सूदखोरों के चंगुल में फंस गया है। उसकी सारी कमाई इन शोषकों द्वारा लूट ली जाती है। उसके पास तन ढकने को कंबल भी नहीं है। वो रात रात भर ठंड में खेत में रहकर फसलों की रखवाली करता है। उसकी उपज को फिर सूदखोर और जमींदार को दे देना पड़ता है। हल्कू अंत में निराशावादी हो जाता है, अर्थात अंत में हल्कू को लगता है कि ये किसानी करके कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। वो सोचता है कि जिस फसल की रखवाली करके भी कुछ नहीं मिलता तो उसे उजड़ जाने से ही क्या नुकसान है, अतः वह स्वयं को नियति के हवाले कर देता है। तो अगर इसका कथा वस्तु को हम लोग देखेंगे तो कहानी का जो पूरा परिपृष्ठ है वो समझ में आएगा। तो आप जानते हैं कि कहानी का जो नाम ही है पूस की रात, अर्थात ये माना जाता है कि जो जाड़े का मौसम है उसमें सबसे अधिक जो ठंडी रात होती है वो पूस की रात होती है। और इसी पूस की रात में हल्कू नामक जो ये किसान है उसे रात में क्या है, फसलों की रखवाली करने के लिए खेतों में सोना पड़ता है। और सबसे दुखद पहलू ये है कि उसके पास ओढ़ने के लिए एक कंबल भी नहीं रहता है। वो किसी तरह से कुछ पैसे बचा के रखते हैं ताकि कंबल खरीद सके, लेकिन महाजन आकर उस पैसे को भी ले जाते हैं, है ना। तो इसी का एक बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है इस कहानी में। तो पूस की रात कृषक जीवन की करुण कथा कहती है। अभाव में पलने वाला किसान जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी अपनी रोजी रोटी नहीं जुटा पाता है। वह तो शोषणग्रस्त जीवन व्यतीत करने के लिए मानो शापित है। ऊपर से प्रकृति की मार भी उसे हताश कर देती है। कपकपाती सर्दी उसे इतना उदासीन बना देती है कि खड़ी फसलों को जानवरों से वो नहीं बचा पाता है और सर्दी से बचाव के लिए कुत्ते को ही गले से लगाने के लिए विवश हो जाता है ना। तो इसमें हम लोग कथा वस्तु को 3 भागों में देखेंगे। पहले कहानी का प्रारंभ, फिर कहानी का विकास किस प्रकार होता है और अंत में कहानी का समापन किस प्रकार होता है। तो कहानी के प्रारंभ का अगर बात करें तो हल्कू सहना नामक एक महाजन जिसे उधार लिया रहता है और वो आते हैं पैसा मांगने के लिए, है ना। और जो हल्कू की पत्नी है मुन्नी, वो कहती है कि जो बचाए गए 3 रुपये हैं वो नहीं देंगे, अगर ये पैसा दे देते हैं तो फिर कंबल कहाँ से आएगा। इसलिए वो कहती है कि महाजन से कह दो कि फसल उग जाने दे, फिर क्या है, फसल बेचने के बाद उनका जो बकाया है तो चुका देंगे। लेकिन हल्कू समझता है कि महाजन को समझाना बहुत ही मुश्किल बात है। भले ही वो क्या है, किसी तरह से पूस की रात में बिना कंबल का गुजार लेगा, लेकिन ये महाजन से तो कम से कम क्या है, बला छूटे। तो वो सब समझता है कि इतनी ठंडी रात में खेतों में बिना कंबल का रहना असंभव सा है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि पहले महाजन को तो चुकता किया जाए, है ना। तो जब मुन्नी मना कर देती है
तो हल्कू क्या है ना, चुपचाप खड़ा रहता है। वो सोचता है कि क्या ही करें, जो मुन्नी बता रही है ये भी सही है, और अगर सहना को पैसे लौटाए नहीं तो क्या है, वो झिड़कियाँ देगा, गाली बकेगा, है ना। तो वो सोचने लगता है ना, और वो फिर से क्या है, अपने पत्नी से पैसा मांगता है ना। पहले पहले तो वो मना कर ही देती है, लेकिन जब ये समझाता है तो वो उदास होकर क्या करती है, पैसा लाकर दे देती है, और हल्कू उस रुपये को सहना को दे देता है ना, ताकि क्या है, कर्जा मिट सके, भले ही वो कंबल नहीं खरीद सके। तो ये हालत हो गया कि उसको कंबल खरीदना नसीब नहीं हुआ। अब कहानी का विकास ये कहाँ हो रहा है, ये खेतों में, अर्थात अब हल्कू क्या है, खेतों की रखवाली के लिए निकल पड़ा है। पूस की अंधेरी रात, और साथ में जो उसका कुत्ता है जबरा ना, तो वो भी चला जाता है। खेत में पुराने गाढ़े खद्दर की जो चादर है उसके पास, वही चादर को ओढ़ के वो एक किनारे बैठ जाता है, कांपता रहता है। खाट के नीचे कुत्ता जबरा जो है वो कूं कूं कर रहा है, शायद उसे भी क्या है, बहुत ठंड लग रही हो ना। तो हल्कू क्या ही करता है ना, वो कुत्ते से ही बात करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर कुत्ते के अलावे और तो कोई नहीं है। वो कुत्ते को डांटता भी है कि चलो यहाँ आ गए, तुमको लगा कि यहाँ पर खेत में हम हलवा पूरी खाएंगे, घर में रहता तो वहीं पे क्या है, पुआल में पड़ा रहता, सर्दी नहीं लगती, अब यहाँ पर आके बैठ के रो नानी के नाम की, है ना। तो ये ऐसी बातें करता है जबरे से, और मानो जबरे को भी कुछ समझ में आता है इनके बातों को, है ना। वो पड़े पड़े दुम हिलाता है। हल्कू अपना हाथ निकालकर जबरे की पीठ पर हाथ फेरने लगा और बोला कि कल से साथ मत आना, नहीं तो ठंड में ठंडे हो जाओगे, अर्थात मर ही जाओगे, इसलिए आना नहीं, कल से घर में ही रहना। हल्कू ठंड को भगाने के लिए विभिन्न प्रकार का उपाय करता है। जैसे वो बार बार उठकर क्या करता है ना, चीलम पीता है। उसे लगता है कि चीलम पीने से शायद शरीर में कुछ गर्मी आए, है ना। वो 8 चीलम पी जाता है, लेकिन ये सर्दी जो है थमने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर वो सोचता है उन धनियों के बारे में जो मोटे मोटे गद्दों, लिहाफ, कंबल में लिपटे रहते हैं। उसके पास सर्दी फटकने का भी नाम नहीं लेती। वो कहते हैं कि अगर उनके पास सर्दी भी जाए तो गर्मी के डर से भाग जाए। तो ये हालत है। और एक अपना हालत है जो किसी तरह से रात काटे नहीं कटती। जमींदार मज़े करते हैं और मजदूर खेती करते हैं, खेत में रहना पड़ता है। उस वक्त उसे जबरे का ही सहारा था। वह कुत्ता भी स्वामी के प्रति आत्मीयता दिखाते हुए अपने दोनों पंजे उसके घुटनों पर रख देता है। उसकी गर्म सांस जबरे को छूने लगती है। हल्कू किसी तरह सोने की कोशिश करता है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर ठंड लगे तो किसी तरह से भी आदमी सो नहीं सकता, है ना। तो यही हालत है। जाड़े की अधिकता से घुटने छाती में समेट लेने पर भी कंपकपी बंद नहीं होती है। जब किसी तरह भी रहा नहीं गया तो वो जबरे को ही धीरे से उठाया और अपनी छाती से चिपका लिया, है ना, अर्थात गोदी में उठा लिया। गोद में लेने पर कुत्ते की दुर्गंध आने लगी, किंतु उसे छोड़ने का भी जी नहीं कर रहा था। और जबरा को भी शायद लग रहा था कि स्वर्ग तो यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा तो कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक उसे महसूस नहीं हो रही थी, है ना। तो अर्थात ठंड से बचने के लिए लास्ट में वो कुत्ते को भी अपने गोदी में ले लिया। वो शायद अपनी इसी तत्परता से अभिन्न मित्र और भाई को ही गले लगाता, जैसे कि वो इस कुत्ते को गले लगा के रखा है। इस कुत्ते की आत्मीयता मैत्री ने मानो उसकी आत्मा के
सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक कण चमकने लगा था। 1 घंटा गुजर जाता है ना। तभी जबरा को किसी जानवर के आने की आहट होती है। वह दौड़ता, भौंकता और फिर खेतों की ओर लौट आता, मानो कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था, है ना। अर्थात जबरा को पता चला कि खेतों में क्या है, कि कोई जानवर आ गया है फसल को नष्ट करने के लिए। तब तो वो क्या है, गोद से निकल के भागता है ना। कर्तव्य मानो उसके हृदय में एकदम क्या है, अरमान की भांति उछल रहा है। तो अब वो कैसे रह सकता है, आराम से चला जाता है। ज्यों ज्यों रात बढ़ती जाती है, सर्दी की भयावहता भी और बढ़ती जाती है। हल्कू से अब रहा नहीं जाता, तो वो उठा, आकाश को ताकने लगा। सोचा, अरे अभी तो रात और बाकी है, कैसे कटेगा। उठता है वहाँ से और आम के बगीचे में सूखी पत्तियाँ इकट्ठा करने लगता है। वो सोचता है कि इसी को क्या करेंगे, जला लेंगे, अलाव जला लेंगे। और वही करता है ना, उन पत्तियों को इकट्ठा करके अलाव जला लेता है ना। और वहीं पे क्या है, आग के पास बैठ जाता है ना। जबरा भी आता है, फिर जबरे से वो बात करता है, बताता है कि चलो देखें, अब इस अलाव को तुम क्या करो, एक बार जंप लगा के दिखाओ। तो कुत्ता भी क्या है, बहुत मज़े से इसको जंप करता है ना। उसी समय हवा के झोंकों के साथ मेहंदी की गंध रात ने मानो तरोताज़ा कर दिया। जबरा वहीं बैठा किसी हड्डी को निचोड़ने लगा। थोड़ी देर तक क्या है, वो जबरे के साथ खेलने लगा। अलाव के ऊपर कूद फांद करने के लिए जबरे को ललकारने लगा, पर आखिर वह थोड़ी देर में ही हवा हो गई। वो खुशी थोड़ी देर में ही हवा हो गई, क्योंकि वो जो अलाव था धीरे धीरे क्या हो गया, वो जलना बंद कर दिया। अब क्या है, क्या बच गया, सूखी राख, है ना। ठीक है, अब हल्कू किया क्या, वो जो राख है ना, उस राख के पास जो कि थोड़ा बहुत गर्म था, वही गर्म राख के पास ही हल्कू क्या है, बैठ गया और कोई गीत गुनगुनाने लगा। जब ठंड बढ़ने लगी, है ना, तो वो क्या है, वहीं पर सो गया। इधर फिर जबरा फिर से भौंकने लगता है, शायद खेतों में कोई जानवर घुस गया है। और इस बार क्या था कि सच में ही नील गायों का झुंड था, जो क्या है, आके फसल को बर्बाद कर रहा था, है ना। उसके कूदने फांदने, है ना, अनाज चबाने की ध्वनि भी आने लगी। पर सब कुछ सुनते हुए भी मानो क्या है, हल्कू निस्तेज होके पड़ा रहा, है ना। उसे सब समझ में आ रहा है कि सारा फसल क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। एक बार उठने का मन भी बनाया, लेकिन इतना ज़्यादा ठंड कि किसी तरह से भी वो साहस नहीं कर पाया। और वहीं क्या है, वही जो गरम राख था उसी के पास वो सो गया, है ना। जबरा क्या है, एकदम गला फाड़ते रहा, भौंकते रहा, है ना। और मानो हल्कू को भी लगा कि चलो जबरा है तो कोई जानवर कैसे आ सकता है, लेकिन ये तो भ्रम था, अकेले जबरा क्या ही कर लेता, है ना। पूरा नीलगायों का झुंड आ गया था। आवाज़ें तो उसका मन का भ्रम है। जबरा जोर जोर से भूखने लगा, पर हल्कू अपनी जगह से नहीं हिला। सर्दी ने उसे मानो जकड़ लिया था, हिलना भी जहर के समान लगने लगा। जानवर खेत चर रहे थे। हल्कू मन ही मन गालियाँ देता रहा, पर उठकर जानवरों को भगाने की हिम्मत उनकी नहीं हुई। आखिर इरादा पक्का करके उठा भी एक बार, पर 2-4 कदम चलते ही हवा का झोंका बिच्छू की डंक की तरह चुभने लगा और वो फिर बुझते अलाव के पास आ बैठा। राख कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा गला फाड़ता रहा, नीलगायें खेत साफ करती रही, पर हल्कू शांत बैठा रहा। अकर्मण्यता की रस्सी ने मानो उन्हें जकड़ लिया। सारा खेत चौपट हो गया, है ना। तो इस तरह से ये रात की घटना, है ना। उसके बाद क्या है, हल्कू वहीं पे सो गया। सवेरे उसकी पत्नी अर्थात मुन्नी, है ना, जब खेत पहुंची तो देखी
कि हल्कू बेखबर सोया पड़ा है। उसने हल्कू से आकर कहा कि सारे खेत का तो सत्यानाश हो गया। अरे ऐसे भी कोई सोता है? अगर ऐसे ही सोना था तो घर में ही सोते। अब हल्कू क्या ही बताता, है ना। तो हल्कू ने बताया कि रात में इतना ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था तो तुझे तो खेत की पड़ी है। अरे मैं तो किसी तरह मरते मरते बचा, है ना। तो इस तरह से क्या करता है हल्कू, बहाना बना देता है। फिर दोनों खेत की डांड पर पहुंचे तो देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है। खड़ी पकी फसल नष्ट हो गई है। जबरा चित्त लेटा है, मानो उसमें प्राण भी शेष नहीं है। अर्थात वो एकदम भूख भूख के थक गया ना। हल्कू भी नहीं गया, वो भी बेचारा कुछ कर नहीं सका, तो मानो एकदम पड़ा हुआ है ना। मुन्नी उदास हो गई, है ना। सारा फसल बर्बाद हो गया था, लेकिन बर्बाद होने के बाद भी हल्कू खुश था। उसे लग रहा था कि चलो भाई जो भी है, अब रात में सर्दी में मरना तो नहीं पड़ेगा, खेत की रखवाली तो नहीं करनी पड़ेगी। वह पत्नी को दिलासा देता है कि कोई बात नहीं, अब हम लोग खेती करना छोड़ देंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, है ना। तो इस तरह से यही इस कहानी का कथा वस्तु या कथ्य था, है ना। अब हम लोग चरित्र चित्रण इस सेक्शन को देख लेंगे, और इस पाठ में जो मुख्य चरित्र है वो है हल्कू, है ना। यही नायक है और इसी का चरित्र चित्रण को देखेंगे। अगर इस पाठ से कोई भी चरित्र चित्रण पूछा जाता है तो हल्कू के बारे में ही पूछा जाएगा। तो हल्कू कहानी का प्रमुख पात्र है। सारे पात्र कहानी में हल्कू को केंद्र बिंदु मानकर ही चल रहे हैं। हल्कू एक गरीब किसान है, क्योंकि कहानी का उद्देश्य से, वो कहानी को पढ़ने से यह पता चलता है कि वो क्या है, एक सीधा साधा गरीब किसान है। उस समय किसान की क्या हालत थी यह तो स्पष्ट है। किसान खेती से परिवार की एवं अपने आवश्यकताओं को भी ठीक से पूरा नहीं कर पाते थे। उसके पास कितनी जमीन थी इसका तो कोई विवरण नहीं मिलता है, लेकिन यह स्पष्ट जरूर हो जाता है कि उस समय किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वे महाजनों के चंगुल में फंसे हुए थे और महाजन किसानों का शोषण करते थे। जब जमीन की कमाई से काम नहीं चलता था तो वह मजदूरी करने के लिए भी बाध्य हो जाते थे, और मजदूरी के जोड़े हुए रुपये भी अंत में महाजन को ही देने पड़ते थे, है ना। हल्कू एक स्वाभिमानी पुरुष था, है ना। उसका चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि वो क्या था, एक स्वाभिमानी पुरुष था, है ना। अर्थात उसे अपनी इज्जत प्यारी थी। इसीलिए तो कि जब क्या है, महाजन सहना अपने उधार के पैसे मांगने आता है तो वो कहता है अपनी पत्नी से कि ये रुपये दे दो, गला तो छूट जाएगा, है ना। अर्थात उसे पता है कि ये रुपये वो बचा के रखा है कंबल खरीदने के लिए, है ना। पूस की रात में जब उसे खेत में सोना पड़ेगा तो ये कंबल क्या है, अनिवार्य है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि ये ना महाजन का बात नहीं सुनना है, ये गालियां देगा, बकेगा, ज़रूरत नहीं है कंबल खरीदने का, इसी से छुटकारा मिल जाए, है ना। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी मनुष्य का अपने घर रुपये मांगने के लिए आने को बुरा समझता था वो, है ना, और अपनी मान मर्यादा और इज्जत को अधिक मानता था। इसके अतिरिक्त इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि वो व्यवहारिक पुरुष था, क्योंकि समाज में व्यवहारिक होना बहुत ही आवश्यक है। इसी से मनुष्य की इज्जत बनती है। इसीलिए वो अपने आप क्या है, कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन समाज में बनी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देने चाहता, है ना। साथ ही हल्कू एक समझदार किसान भी है। वो जानता है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो तकदीर की खूबी समझता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह भगवान की ताकत को मानने वाला, वह संतोषी है ना, अर्थात संतुष्ट रहने वाला किसान है। किसी दूसरे को देखकर ईर्ष्या नहीं करता,
क्योंकि वह जैसी भी स्थिति में है उसी में खुश रहता है और संतोषी भी है। वह यह भी समझता है कि समाज में केवल वे लोग खुश हैं जो केवल दूसरों की कमाई खाते हैं। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि वह कुशाग्र बुद्धि का था, है ना, अर्थात तेज दिमाग वाला था। उसका विश्वास खेती से उठ जाता है और वह सोचता है कि जब मेहनत करते करते भी भूखे ही मरना है तो मेहनत करना ही बेकार है। परंतु वैसे वो बहुत ही मेहनती, वो परिश्रमी किसान था, लेकिन शोषण ने उसका विश्वास खत्म कर दिया और उसे अंत में निराशावादी बना दिया। हल्कू के हृदय में मानवता वो पवित्रता भी थी, है ना, जो कुत्ते के साथ जो इसका क्या है, जो व्यवहार होता है खेत में, है ना, तो वो पशुओं से भी प्यार से पेश आता है, पशुओं को अपना मित्र समझता है। हल्कू विश्वास करने वाला है क्योंकि वह कहता है कि जबरा के रहते कोई खेत में नहीं आ सकता। अंत में हल्कू क्या है, निराशावादी जरूर बन जाता है। उसके खेत को नीलगाय खा रही है ना, उसे आवाज़ भी मिल रहा है ना, नीलगाय के उछल कूद करने का, फसल को चरने का चरचर आवाज़, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से भी उठ नहीं पाता है और अपनी फसलों को बचा नहीं पाता है। लेकिन बात यह नहीं है कि उसे निराशावादी बनाया है इस समाज के शोषण ने, परिस्थितियों ने, जिसने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। हल्कू अशिक्षित, भाग्यवादी, वो गरीब है, इसलिए वो महाजनों के चंगुल में फंसा हुआ है। उसका किसानी से विश्वास उठना उसकी मानसिकता के भयावह शोषण को उजागर करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हल्कू गरीब, मेहनती, व्यवहारिक, भाग्यवादी, अशिक्षित, आम इंसान, पवित्र आत्मा वाला क्या है, पशुओं से भी प्यार करने वाला, मित्रता रखने वाला, विश्वासी, वो परिस्थितियों के कारण निराशावादी किसान है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।